दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक औरत होती है, वो दवाई की लाइन में लगी होती है, डेट डलवाने की लाइन में लगी होती है। तभी उसे दूसरी लाइन से एक आदमी की आवाज़ आती है खाँसने की, ज़ोर-ज़ोर से खाँस रहा होता है। वो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है क्योंकि आवाज़ उसकी जानी-पहचानी होती है। वहाँ जाकर देखती है तो वो चौंक जाती है। वहाँ वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसके पति की थी जो कि 4 साल पहले उससे अलग हो चुका था। तो वो देखकर हैरान हो जाती है और उसे उठाती है। उसकी ऐसी हालत थी कि वो कभी बैठ रहा था, कभी उठ रहा था, खड़े होने तक की उसके शरीर में ताकत नहीं थी। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये कैसे खड़े हो, क्या हुआ है, अपनी क्या हालत बना रखी है। तो वो उसे देखकर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और उसको बोलता है कि बस अब तो मैं मरना चाहता हूँ और मेरे जीने की इच्छा नहीं है, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था और मुझे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ। यही सब बोलता है उसको। तो वो कहती है ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर वो उससे पूछती है तुमने तो शादी कर ली थी, इतनी अच्छी पत्नी थी तुम्हारी, क्या हुआ? वो कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? तो दोस्तों, इनकी शादी हुई थी 4 साल पहले। 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता दी। दोस्तों, इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। जो औरत होती है उसका नाम होता है आरती और जो लड़का था उसका नाम था आशीष, उसके पति का नाम। तो इनकी शादी हो जाती है दोस्तों। शादी के 2 साल निकलते हैं। 2 साल बाद ही पति कहने लगता है, जहर की शीशी अपनी पत्नी के हाथ में देता है और उसको बोलता है कि ये जहर मुझे दे दो। वो कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं जीऊँगा नहीं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे जहर दे दो। वो कहती है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। वो उसको मना करती है मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दूँगी, लेकिन हाँ, तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, जिसके साथ रहना है रह सकते हो, मैं अपना अलग रह लूँगी और तुमसे कभी कुछ नहीं माँगूँगी, कोई शिकायत नहीं कहूँगी। तुम्हें जो ज़िंदगी में करना है वो करो, मैं अपने अकेले रह लूँगी। वो उसको ऐसे बोलती है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दे दिया करूँगा हर महीने। वो उसको ऐसा बोल देता है कि वो अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता है, 40,000 उसकी सैलरी होती है, अपना मकान होता है खुद का, घर में माँ होती है और कोई नहीं होता। तो ऐसा कहने पर दोस्तों, उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम मधु होता है, जिससे वो बहुत सुंदर होती है, जिससे उसका अफेयर चल रहा होता है। दोस्तों, वो चली जाती है, वो उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में वो जो लड़की होती है मधु, धीरे धीरे शादी के 1-2 महीने ठीक रहती है। उसके बाद में वो उसकी सारी सैलरी रख लिया करती थी, उसे खर्चे के लिए कुछ नहीं दिया करती थी। और उसकी माँ थी, जो माँ भी बहुत परेशान रहती थी कि मेरी इतनी अच्छी बहू थी, बहू चली गई, बहू घर से निकल गई, ऐसी औरत घर में आ गई है। और उसकी माँ की भी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी वो। तो उसकी माँ इन्हीं सब डिप्रेशन में आकर, उनकी 2 साल बाद उनकी माँ की मौत हो जाती है। उनकी माँ की मौत हो जाती है, तो तभी ये और अत्याचार करने लगी अपने पति पर। अपने पति का ध्यान नहीं रखती, सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में उड़ा देती थी और आशीष को कुछ भी नहीं देती थी सैलरी में से। ऐसे ही करते करते आशीष परेशान रहने लगा। जब कुछ दिन निकल गए तो वो आशीष से कहती है कि एक काम करो, ये मकान बेच दो और कोई फ्लैट ले लेते हैं हम लोग, जिसे वो बेचने की कहती है। वो कहती है इसे बेच दो और एक फ्लैट ले लेंगे, उसमें रहेंगे। दोस्तों, वो उसके कहने से मकान भी बेच देता है। मकान 1.5 करोड़ का बिकता है। तो मकान के पैसे से वो फ्लैट देखता है। जब वो फ्लैट लेने लगते हैं तो वो कहती है एक काम करो, फ्लैट मेरे नाम से लो। ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे बुजुर्गों का मकान है, अगर मैं अपने नाम से लूँगा तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, उन्हें अच्छा लगेगा। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें मरने की तो खुशी है, जो मरे हुए लोग हैं उनकी परवाह है तुम्हें, जो तुम्हारी पत्नी जिंदा है तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। वो उसे बहुत ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तो वो उसे मरने की धमकी देती है, अगर तुम अपने मतलब या तो मुझे आधे पैसे दे दो इसके और या फिर फ्लैट मेरे नाम से लो। दोस्तों, वो मजबूरी में उसे 50 लाख रुपए दे देता है और 50 लाख रुपए दे देता है और 1 करोड़ में वो फ्लैट खरीद लेता है। फ्लैट में वो रहने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है, वो घूमती फिरती रहती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आने लगता है। वो उसको जो उसने पत्नी को छोड़ दिया था उसे अफसोस होने लगता है। वो
अफ़सोस करने लगता है कि मैंने इससे शादी क्यों की। अफ़सोस करने पे वो नशे का सहारा लेने लगता है, ज़्यादा नशा करने लगता है। नशे की वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगती है। जब तबीयत ख़राब रहने लगती है, वो अपने मायके वालों में ही खुश रहती है, कभी अपनी माँ के साथ घूमना-फिरना, उसके यही सब में उसे खाने-पीने की किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं रहती आशीष के। जब वो नशे की से ज़्यादा करने लगता है नशा, तो वो बीमार हो जाता है। एक दिन मधु जो होती है उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि ज़्यादा नशा करने की वजह से आपको टीबी हो गया है। थोड़ा-सा ध्यान रखना, आस-पास के जो तुम्हारे पास लोग रहते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखना। ये मधु सुन लेती है। मधु को तो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, ये सुनते ही वो उसे फ्लैट में भी नहीं घुसने देती, अपने घर में भी नहीं घुसने देती और उसे अलग से एक कमरा किराए पे लेके उसे वहाँ छोड़ देती है। वहाँ छोड़ने के बाद में वो उसे खाना और होटल से, ढाबे से, किसी से दोनों टाइम का उसका खाना एक टिफ़िन लगवा देती है। अब उससे मिलती भी नहीं है, ना फ़ोन पे बात करती, ना कुछ। अब आशीष सोचता है कि उसे एक बार फ़ोन करके बोलता है कि तुमने मुझे कोई इतनी भयानक बीमारी नहीं हो गई है जो तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और मुझे अपने घर में रहना है, मैं कहीं नहीं रहूँगा। तो वो मना करती है कि घर में नहीं रहोगे, अगर घर में रहोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। वो कहता है तुम्हें जाना है, कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन मैं अपने घर में ही रहूँगा। वो अपने घर आ जाता है, फ्लैट में अंदर घुसता है, घर में रहने लगता है, लेकिन वो घर में रहने लगता है, उसकी पत्नी जो होती है मधु, ना तो उससे बात करती और ना ही उसे खाना देती, ना ही उसकी परवाह करती थी। वो अपनी बहन को, अपने माँ को अपने घर में ले बुला लाई थी, उनके साथ ही रहती थी, मौज-मस्ती करती थी, अपनी मनमानियाँ किया करती थी, आशीष के ऊपर ध्यान भी नहीं देती थी। दिल्ली के सफदरजंग में उसका इलाज चल रहा था, वो अकेला जाता था, अकेला ही आता था, दवाइयाँ लेने जाता था। उस रोज़ भी वो अकेला ही गया था, जहाँ उसे उसकी पहली पत्नी मिली थी, जहाँ उसे उसकी पहली पत्नी मिली थी आरती। उस दिन भी वो अकेला ही गया था, तो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है वो। तो उसका नंबर आ चुका होता है, वो उससे कहती है कि चलो आपका नंबर आ गया है, आपको दवाई दिलवाने चलती हूँ। वो दवाई दिलवाने जाती है, तो वो देखता है कि उसके पास ही छोटी-सी बच्ची है एक। तो वो कहता है कि ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची कौन है? तो वो कहती है कि जब हम अलग हुए थे तो मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये वही बेटी है, हमारी बेटी है ये। तो वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहती है कि तुम तो अलग होना चाहते थे, तलाक लेना चाहते थे, तो मैं तुम्हें क्या बताती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। शायद आज ये नहीं होती तो मैं भी ज़िंदा नहीं होती, जो तुमने ज़हर की शीशी मुझे दी थी वो मैं पी लेती और मर जाती, इसी के सहारे मैं ज़िंदा हूँ। वो उसको ऐसे बोलती है, तो वो पूछता है कि इसका नाम क्या रखा है? तो वो बोलता है कि आरोही इसका नाम रखा है। तो वो अपनी बेटी को प्यार करता है, लेकिन उसे अचानक याद आता है कि उसको बीमारी है, उसे टीबी है, तो वो एकदम से पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मैं इतना अभागा हूँ, इतने साल अपनी बेटी से दूर रहा, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और अब जब मिला हूँ तो भी उसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बीमारी है। तो वो उसे अंदर जाती है, डॉक्टर के पास दवाई दिलवाती है। डॉक्टर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा है हमेशा आया करो। वो उसकी पत्नी उसको बोलता है, आरती को, कि मैंने इन्हें बोला है मैडम कि हमेशा आया करो दवाई लेने के लिए, अपना इलाज पूरा करो, लेकिन ये नहीं आते। जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ये जब आते हैं। तो वो 15 दिन के बाद उसे बुलाता है, 15 दिन बाद आकर एक्सरा करवा लेना। वो दवाई लेकर बाहर निकलते हैं। आशीष का मन तो नहीं होता अलग जाने का, वो चाहता है कि मैं उसके साथ ही जाऊँ। वो उससे पूछता है तुम कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो? तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, कालका में उसका घर था और जो ये लोग रहते थे वो रोहिणी में रहते थे। तो वो कहती है मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, तो वो एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं और वो चला जाता है। वो कहती है घर आराम से घर जाना और घर जाकर फ़ोन कर देना। तो वो अपने घर जाकर माँ को अपनी सारी बात बताती है, जो उसकी माँ होती है आरती, सारी बातें बताती है। तो उसकी माँ कहती है कि तू क्या चाहती है? तो वो कहती है कि माँ मैं तो यही चाहती हूँ कि ठीक हो जाए, साथ में रहे। तो वो कहती है देख ले जैसे तुझे ठीक लगे। वो कहती है कि अगर अलग रहेंगे वो तो ठीक नहीं हो पाएँगे, वो अपनी तबीयत ठीक नहीं कर पाएँगे, खुश नहीं है वो। तो वो कहती है देख ले जैसे तुझे ठीक लगे। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि अलग कमरा ले लूँ किराए पर और वहीं हम लोग रहें। तो वो कहती है देख ले। तो इतने में उसका फ़ोन आ जाता है, वो आरती से कहता है कि मैं पहुँच गया हूँ घर पे, क्या तुम लोग पहुँच गए? तो वो कहती है कि हाँ, हम पहुँच गए हैं। तो वो कहता है मैं भी पहुँच गया और वो कहकर अपनी बेटी के बारे में पूछकर फ़ोन रख देता है। इधर आरती और उसकी माँ कालका में ही कोई कमरा देख लेते हैं। कमरा देखने के बाद में 15 दिन बाद उसे डॉक्टर के पास जाना था, तब वो उसके फ़ोन करती है और उसे बुलाती है, उस कमरे पर बुलाती है कि मैंने कमरा ले लिया है, अगर आपको रहना है हमारे साथ तो आप आ सकते हो।
वो खुश हो जाता है, तुरंत ही अपने दवाई वगैरह उठाता है, बैग पैक करता है। उसके घर वाले, उसकी जो मधु होती है दूसरी पत्नी, वो ये तक पता नहीं करती कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है। तो वो बैग तैयार करके कमरे पर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, मानो उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। वो लोग साथ में रहने लगते हैं, वो दोनों अपनी बेटी के साथ साथ में रहने लगते हैं। और जो वो मधु होती है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं थी। 2-3 महीने निकल जाते हैं, वो कोई परवाह नहीं करती। वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करती है अपने पति का कि कहीं मर मुरा गया होगा। उसकी तो इतनी तबीयत ख़राब थी। 3-4 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, जब आरती और आशीष ये लोग साथ में 2-4 लोगों को और लेकर उसके फ्लैट पर जाते हैं रोहिणी में। वहाँ जाते हैं तो मधु देखकर चौंक जाती है। वो खुद ही वहाँ से निकल जाती है बिना किसी के बोले, क्योंकि उसका काम ही था अमीर लड़कों को फंसाना, और जो कि इसके शिकंजे में आशीष भी फंस चुका था, इसके झांसे में आकर। उसे जितना लूटना था वो लूट चुकी थी। अब कह रही थी अब इसके पास बचा ही क्या है लूटने के लिए, इसलिए वो भी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है किसी और शिकार की तलाश में। और ये लोग मियाँ बीवी साथ में रहने लगते हैं, उसी फ्लैट में तीनों रहने लगते हैं अपनी बेटी के साथ। राजी खुशी से सब रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।